जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी एनसीईआरटी की एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रही है। हिस्ट्री में जो आज ये छठी क्लास है ना, छठी क्लास है। इससे पहले हम लोग पाँच क्लास तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 का चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, आप सभी के लिए काफ़ी फायदे होगी। चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली है ये सीरीज। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग छठी सेशन को देखने वाले। छठी सेशन का नाम है मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, और क्लास को सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप और भी क्वेश्चन ऐड करा कीजिए। हाँ, सही बात है, मतलब कोशिश करूँगा कि मैं और भी क्वेश्चंस ला पाऊँ एक ही सेशन में। देखिए, और मैं स्पीड में, मेरी स्पीड मुझे लगता है कि सही है। अगर मैं स्पीड में बोलना चाहूँगा ना तो मैं 5 मिनट में ही 20-25 क्वेश्चन को पढ़ के चला जा सकता हूँ। सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, आपको समझाना भी है, आपको बताना भी कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से आने की संभावनाएं हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग को बताना है। नहीं तो ऐसे सिर्फ पढ़ के जाना पड़ता, आपको तो मैं पीडीएफ दे देता, पीडीएफ से पढ़ लेते, क्या फायदा है कि यहाँ, है ना। तो यही बातें हैं, मैं थोड़ी समय लूँगा और मैं बताऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और बात रही नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मत जाइएगा कि आज 15 क्वेश्चन हुआ, 16 क्वेश्चन हुआ। ये 16 क्वेश्चन मात्र नंबर है 16। इस पे जो ना आपको मैं एक्सप्लेनेशन जो देता हूँ वो अगर हर क्वेश्चन के लगभग 3 से 4 एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। एक क्वेश्चन से 3-4 आपका प्रश्न बनाए जाते हैं, वो मैं बताता भी हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये और नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। देखिए, अशोक के जो शिलालेख लिखे थे, टोटल कितना 14 शिलालेख लिखे हैं। उसमें से जो उल्लेख किया गया है, उसमें से एक नाम उल्लेख किया गया है उनके शिलालेखों में। वो नाम क्या है अशोक का, और दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम आपको बताना है। जैसे आपका हो गया चक्रवर्ती, हो गया धर्मदेव, हो गया या धर्मकृति, हो गया या प्रियदर्शी, हो गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी के नाम से हम लोग का इसका उल्लेख मिला है। कहाँ पे? शिलालेखों में मिला है ना। ये शिलालेख आपको पढ़ना होगा। टोटल शिलालेख 14 है, 14 के 14 आपको नंबरिंग वाइज आपको पढ़ना है कि पहला में क्या कहा था, दूसरी में क्या कहा था, तीसरी में क्या कहा था, चौथी में क्या कहा था। इसी तरह टोटल 14 है, उसका नाम आपको अच्छे से पढ़ना है। चाहे कोई भी तैयारी करो ना, किसी भी एग्जाम्स की, सब में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। तो उसको ध्यान देना है आपको। तो चलिए देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें से आपको मैं 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बना के दिखा सकता हूँ। देखिए, कहा जाता अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया गया है। और यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक के नाम से भी उल्लेख मिलता है। देखिए इसका, देखिए अशोक का नाम हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। इसके साथ साथ हम लोग देवानाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता के ऑप्शन डी लगा के चला जा सकता था, लेकिन नहीं, अब क्वेश्चंस का पैटर्न बदल चुका है। अब हम लोग को कोड वाला टाइप में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को उसे पूछना पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसी में आपको बोल देगा कि अशोक का शिलालेख या अभिलेखों में जो है ना देवानाम प्रिय भी कहा जाता है। आपको मैं प्रियदर्शी सिर्फ बताया, बोलोगे अरे प्रियदर्शी था, देवानाम प्रिय था ही नहीं, है ना। तो देखिए यही बातें हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है हमें। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। राज्य देश में जो है ना अशोक का व्यक्तिगत नाम के नाम से मिलता है। कालसी, रमिनदेई या विशिष्ट कलिंग राज्य देश या मास्की। देखिए राज्य देश में जो इसका उल्लेख जो व्यक्तिगत नाम से, इसका मास्की के नाम से मिला था। और भी है, मास्की है, गरजुरा है, और भी है, उसको ध्यान रखना है ना। तो ये सब मास्की इसमें ऑप्शन में मिला है। देखिए क्या कहा जाता है, अशोक के शिलालेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की हो गया, गरजुरा हो गया, तेन्नूर हो गया और उडेगोलम हो गया, ये सब मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह व्यक्तिगत नाम जो कौन कौन से हैं, मास्की हो गया, गरजुरा, नेत्तूर और उडेगोलम से मिलता है हमें। और क्या कहा गया है, जूनागढ़ के रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में जो किसका उल्लेख मिलता है, हमें अशोक का मिलता है। अशोक को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसका व्यक्तिगत नाम क्या हो जाएगा? मास्की हो जाएगा, गरजुरा, नेत्तूर और उडेगोलम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा जाता है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उसमें से जो संगम राज्य के विषय में हमें पता चलते हैं उनमें से सम्मिलित है। देखिए क्या कहा जाता है, मैंने अभी क्या बताया, अशोक के टोटल 14 यानी कि 14 जो है शिलालेख हैं, उसमें आपको नंबरिंग वाइज, आपको पॉइंट वाइज आपको पढ़ना ही होगा कि कौन कौन से किस में है। जैसे 13वें शिलालेख में आप पढ़े होंगे, जैसे आप जरूर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े होंगे कम से कम कि कलिंग युद्ध किस शिलालेख में दर्शाया गया है, ये 78 ईस्वी में हुआ था, जो 13वां शिलालेख में दर्शाया गया, ये आपको ध्यान होगा, है ना। वही बातें इसमें भी है, वही से सबको पढ़ना है आपको दोबारा, है ना। तो इसमें वही है, संगम राज्य की चर्चा किस शिलालेख के किस नंबर में किया गया था, वही पूछा जा रहा है। कहा जाता है पहला और 10वां शिलालेख में, या पहला और 11वां शिलालेख में, या दूसरा और 13वां शिलालेख में, या दूसरी और 14वीं शिलालेख में। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दूसरी और 13वां शिलालेख में इसका चर्चा किया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछले सेशन के में भी समझाया था कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आंसर देना है। इसमें क्या कहा जाता है, प्रश्न में दो व्यक्तित्व है जो एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों व्यक्तित्वों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए हुए कुट की सहायता से चुनिए, है ना। कहा जाता है कथन ए और कथन कारण आर। आपको क्या है, कथन आपको पहले कथन पढ़ लेना है, कथन को देखना है कि सही है या गलत, ठीक है, सही है या गलत, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर कारण भी पढ़ना है, कारण अगर सही है या गलत है इसको अब देख लो, ठीक है। अब देखो कथन अगर सही है, कथन सही है और कारण भी सही है, तो अब ये दोनों को मिलाओ कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं है या नहीं एक साथ। जैसे आपको कथन में बोल देगा अशोक के बारे में, यहाँ आपको ऐसा चीज बोल देगा कि ये अशोक से रिलेट है ही नहीं, है ना। ये आपका अशोक के बारे में कुछ बता दिया, यहाँ कुछ और ही बता दिया, मेरे बारे में बता दिया, मतलब कुछ है ही नहीं पॉइंट। तो आप बोल दोगे कथन ए सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन ए और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर स्पष्टीकरण है, अगर मिलता जुलता है, तो आप बोल दोगे कि हाँ स्पष्टीकरण है ना। तो पिछले सेशन में भी मैंने इसके बारे में बताया था, है ना। तो चलिए उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा जाता है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ओके, और कारण में देखते हैं, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। देखिए सबसे पहली बात तो ये उसने मतलब बोला अशोक ने किया था, ये संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। सही है गलत, ये सही है ना, ये इन्होंने सही में किया था, अशोक किया था। उसके कथन ए में देखते हैं क्या है, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसमें अब क्या हुआ, कथन आर गलत है, कथन जो ए गलत है, उसके कारण आर जो है सही है। देखिए ऑप्शन में है, इस प्रकार देखते हैं हम लोग। क्या कहा जाता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। देखिए ए सही है नहीं, हम लोग तो बोले थे नहीं है, और आर सिर्फ सही है, तो ये तो और नहीं होगा। और तो ए और आर दोनों सही हैं, नहीं ये सही तो है ही नहीं, मतलब आगे पढ़ना ही नहीं। इसमें आर ए गलत ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। उसका तो ए सही है, ए तो गलत है, ये भी गलत है। देखिए ए सही, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए ए सही है मतलब गलत है, यहाँ गलत भी है, और परंतु आर जो है सही है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वो क्यों गलत है उसके बारे में भी बता देता हूँ। कहा जाता है अशोक के अभिलेख लोगों के बीच सामाजिक सामंजस्य पर बल देते हैं, जिसे समानता व निष्पक्षता का संदेश दिया, धर्म के प्रोत्साहन का नहीं। ये जो है ना, इसका निष्पक्षता का संदेश दिया था, इसमें धर्म का प्रोत्साहन को नहीं दिया था। इसमें आपको क्या कहा जाता है, इन्होंने अपेक्षा अधिक मतलब धार्मिक निष्ठा के बारे में इसको जो है काफी ज्यादा इन्होंने बल दिया था। इस प्रकार ये ऑप्शन कथन ए गलत है, ठीक है, समझ गए ना। चलो वैसे इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में भी चैनल दे दूंगा, वहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो। फिर उसी तरह कथन ए वाला दिया गया, आर वाला दिया गया, तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या कहा जाता है। इसका देखिए ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो। कहा जाता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। अशोक ने क्या कहता है, कलिंग को जो है मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। सही है, बिल्कुल सही है। कलिंग जो है दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। देखिए इसमें आप रिलेट करना है, ये क्या बोला मैंने, कथन ए भी सही है, कथन कारण आर भी सही है। अब देखिए ये दोनों स्पष्टीकरण है या नहीं। देखिए कलिंग के बारे में बताया जा रहा है, अशोक ने जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य के साथ जोड़ दिया है, और यहाँ भी वही बातें कही जा रही है। कलिंग जो है दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग क्या थे, शासक थे, है ना। ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करके एक दूसरे को बताता है ना।
ये दोनों के दोनों क्या है, स्पष्टीकरण भी हैं। इस प्रकार क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, व्याख्याकरण हो या स्पष्टीकरण हो, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 6 में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जाता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। इसका सही जवाब हो जाएगा नंद। ठीक है, नंद का इसमें जो है ना इसकी शासन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूँ, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसका नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जाता है, वो तो सही है ना, हम लोग को ये ध्यान रखना है। पहले ये क्या है, ये मौर्य, ये जो सही है इन्होंने ही किया था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या किया था, ये हमें सही मिला है। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जाता है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया, ये भी सही है। उसके बाद आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, पदवंचित किए थे, ये भी सही है। कथन को सही बताना है आपको, एक दो मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या है, सही है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या जाता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है, मतलब एक में से संबंध है। कहा जाता है पद महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। ये जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में बताया गया है, इसमें जो है किसके बारे में आपको उल्लेख किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो इसका देखिए कौशाम्बी यानी इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था, यद्यपि हम मूलतः अशोक द्वारा उत्तीर्ण अभिलेख था, परंतु उसकी समृद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है ना। इसका सही जवाब समुद्रगुप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक, बिंबिसार, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, है ना। देखो प्रयाग का नाम जो बदल के रख क्या था, इससे पहले क्या नाम था, ऐसे भी ऑप्शन निकाल सकते हैं, इलाहाबाद था, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, है ना। देखो यही सब तो है, हमको घुमा के पूछे जा रहे हैं, हम लोग को घूमना नहीं है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या जाता है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। हस्तलिपियों के जो मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौन थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौन थे, श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर या आर समाशास्त्री या विलियम जोम्स। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौन थे, जो आर समाशास्त्री ही थे, और संस्थापक भी हस्तलिपियों के यही थे, आर समाशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका देखिए कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, कृषि भूमि। ठीक है, कृषि भूमि को जो है ना किस रूप में करते हैं, ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फले हों नहीं, और किस से व्यर्थ भूमि प्लस प्रतिभूमि नहीं, ये ध्यान रखना, ये नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है आपको देखिए क्या जाता है, पुरानी प्रतिभूमि प्लस वर्तमान प्रतिभूमि, ये भी नहीं है। कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि, ये सही है। कृषि भूमि क्या है, कृषि भूमि जो है ना आपका, कृषि भूमि आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल प्रतिभूमि और निवल बुवाई की भूमि, मतलब जितने पूरे खाली हैं, पूरे भूमि और प्लस जितने इसमें अनाज लगाए गए हैं, है ना। फिर से मैं यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा प्रतिभूमि, प्रति बोले तो मतलब पूरा का पूरा सपाट खाली है ना। उसके बाद जो है इसमें निवल बुवाई की गई भूमि, जिसमें से कुछ बुवाई किए गए हैं, निवल बुवाई, तो ये हो गया आपका कृषि भूमि। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, स्टार लगा लो इसको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जाता है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। सिकंदर की सफलता का एक मुख्य कारण बताना है आपको, निम्न ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कई कारण है, जैसे हम लोग अब अगर पूछे जाएंगे 1857 की क्रांति का आपको कारण बताएं, बहुत सारी क्रांति वो कारण है,
अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, मतलब हिंदुस्तानी उसको सह नहीं सकते थे उसके करतूतों को, है ना। और उस समय जो है मतलब बहुत कुछ था ऐसे, है ना। उसी प्रकार सिकंदर की सफलता का कारण बताना है। कहा जाता है उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ओके, और उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही। उससे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर कैसा प्रशासक था? अच्छा था क्या? अच्छा रहता तो क्या हम लोग से ऐसा वार्तालाप करता ना? ये सही है, ठीक है। उस समय जो भारत में कोई ऐसा केंद्र, भारत में जो उसका टक्कर का ऐसा कोई भी शासक नहीं था, इसलिए वो जीता था। अगर आपके सामने ऐसा विरोधी जो लल्लू पच्चू हो तो आप तो विनर ही हो। टक्कर का होगा तब तो युद्ध हुआ, मजा आया। तो ये भी है। उसके बाद उसकी फौज बेहतर थी, वाकई में सिकंदर की फौज काफ़ी मजबूत थी, बेहतर थी। उसके बाद उसने देशद्रोहों के शासकों से सहायता ली, जो देशद्रोही थे ना वैसे वैसे लोगों के से सहायता की लिया। देश, अपना देश में भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहा, उसके बाद वो सफलता मिली। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बी 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही है। ये अच्छे प्रशासक नहीं था, ध्यान रखना ये, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन ए में है अम्भी पुरु यानी पोरस, या चंद्रगुप्त मौर्य हो, या महापद्मनंद। देखिए सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। इसमें पराजित किया था पेरू को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है? भास है, शूद्रक है, या विशाखदत्त है, या अश्वघोष है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त हो जाएगा, ठीक है। विशाखदत्त इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ये दोनों की जो ना मिलने का भेंट किसने, इसके बारे में उल्लेख किसने किया है? प्लिनी ने, जस्टिन ने, स्ट्रेबो ने, या मेगास्थनीज ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जस्टिन ने इसका उल्लेख किया है, ठीक है। जस्टिन ने इसका उल्लेख किया था। उसके लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जाता है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन था? राज्य का सातवां अंग, देखिए ये सातवां, आपके सारे सारे अंगों के नाम आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसमें सातवां पूछा गया है, हो सकता है कभी पांचवां पूछ दे, हो सकता है कभी पहला पूछ दे, या अंतिम पूछ दे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, हमें क्या करना है आपको पूरा का पूरा इसका जो अंग नाम लिख लेना है। कहा जाता है जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, या कुश है। ये जो है सातवां स्थान पे अंग में जो है मित्र था, ठीक है। ध्यान रखना है मित्र था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? देखिए ये क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं दूंगा, आप बताओगे, है ना। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, या धार्मिक जीवन, या सामाजिक जीवन? चलिए इसका ऑप्शन इस प्रकार है ना। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डालता है? देखिए आपको तो हिंट दे रहा हूँ, कौटिल्य कौन थे, है ना। याद रखना, याद है ना? नहीं बताऊंगा, चलो कमेंट बॉक्स में करो इसको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे लिखिएगा 18 का ए बी या सी जो भी हो, इस तरह से कीजिएगा ताकि मैं भी समझ पाऊँ हाँ आप सभी सही इसका आंसर ही दे रहे हो, ओके। चलो तो इस तरह से टोटल हम लोग 18 क्वेश्चन को आज के भी सेशन में देखें। देखिए इतना कम समय में 18 क्वेश्चन, 18 मिनट में 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 हैं, और इस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखें। लगभग इसमें जरूर है 18 से 30 प्लस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, है ना। तो चलिए आज के सेशन में काफ़ी मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला, और एक उम्मीद भी है कि आप में से जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ पूछनी हो या क्लास की रिव्यू देना जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।